नमस्कार। हम लोग थॉमस हॉब्स के विभिन्न विचारों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार को जानेंगे। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में उसकी संप्रभुता संबंधी धारणा का विशेष महत्व है। हॉब्स की विशेषता यह है कि उसने संप्रभुता पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अंत करके उसे सही अर्थ में पूर्ण, सर्वोच्च, निरपेक्ष, निरंकुश, अविभाज्य, असीमित, सर्वव्यापी बनाया है। हॉब्स ने संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार की है। संप्रभु वह शक्ति है जिसको एक विशाल जन समूह ने स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे से समझौता करके इस उद्देश्य से अपना कर्ता बना लिया है कि वह उनकी शांति और सुरक्षा के लिए उन सबकी समस्त शक्तियों व साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि हॉब्स ने संप्रभु के माध्यम से संप्रभुता को स्पष्ट किया है। अब आइए हम जानते हैं कि हॉब्स की संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहला, नागरिक समाज का अनिवार्य अंग। हॉब्स ने संप्रभुता को नागरिक समाज या राज्य का अनिवार्य अंग माना है। राज्य एवं संप्रभुता का जन्म एक साथ होता है और एक के अभाव में दूसरे की कल्पना संभव नहीं है। जहाँ नागरिक समाज होगा वहाँ संप्रभुता भी होगी, अन्यथा उसके अभाव में अराजकता होगी। यह राज्य की संप्रभुता की शक्ति ही है जो सही अर्थ में प्रकृति की अवस्था का अंत करती है। दूसरी विशेषता, समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा का निष्कर्ष है कि संप्रभु ही समस्त कानूनों का स्रोत है। उसकी कानून निर्माण की शक्ति पूर्ण और अंतिम है। उसके आदेश ही कानून हैं। संप्रभु द्वारा निर्मित कानून बाध्यकारी होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन का पर दंड दिया जाता है। तीसरी विशेषता, संप्रभुता सर्वोच्च व निरंकुश। हॉब्स ने संप्रभु और संप्रभुता में कोई भी अंतर नहीं किया है और इस प्रकार उसने संप्रभु के साथ ही संप्रभुता को भी सर्वोच्च व निरंकुश माना है। उसके अनुसार संप्रभु ने कोई समझौता नहीं किया है, वह समझौते का अंग भी नहीं है, अपितु वह समझौते का परिणाम है। चौथी विशेषता, संपूर्ण अधिकार संप्रभु में निहित। राजनीतिक समाज के संपूर्ण अधिकार संप्रभु में निहित होते हैं और वह ही अन्य सभी को अधिकार प्रदान करता है। हॉब्स का मत है कि राज्य में मौजूद व्यक्तियों, परिवारों, संघों, समुदायों तथा चर्च के अपने कोई पृथक अधिकार नहीं होते, अपितु उनके अधिकार वे ही होते हैं जो राज्य उन्हें प्रदान करता है और वे सभी संप्रभु के अधीन हैं। इस प्रकार हॉब्स ने किसी प्रकार के शक्ति विभाजन तथा शक्ति संतुलन में सहमति व्यक्त नहीं की है, क्योंकि संप्रभुता अविभाज्य है। हॉब्स के अनुसार संपत्ति का अधिकार भी संप्रभु के ही अधीन होता है। अगली विशेषता के रूप में न्याय का एकमात्र स्रोत संप्रभुता होती है। हॉब्स ने संप्रभु को न्याय का स्रोत माना है और इस प्रकार उसे प्रजा के विवादों का हल करने का पूर्ण व अंतिम अधिकार है। इस प्रकार न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का हॉब्स ने खंडन किया है। संप्रभु स्वयं न्याय का स्रोत है, अतः उसके किसी कार्य अथवा आदेश को न तो अन्यायपूर्ण कहा जा सकता है और न उसे दंडित ही किया जा सकता है। प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत भी हॉब्स ने संप्रभु को बताया है। राज्य के समस्त प्रशासन का स्रोत एकमात्र संप्रभु होता है, वही उन्हें आदेश देता है। प्रशासकों की शक्तियाँ व अधिकार उसके द्वारा दिए जाते हैं। युद्ध व शांति का निर्णायक। हॉब्स के अनुसार अन्य राज्यों से युद्ध करने अथवा शांति संधि करने का एकमात्र अधिकार संप्रभु को होता है। इस दृष्टि से वह राज्य की समस्त सैनिक शक्ति का उपभोग भी करता है। नैतिकता का स्रोत। प्रकृति की अवस्था में उचित अनुचित, नैतिकता, अनैतिकता आदि का कोई विचार अस्तित्व में नहीं था, ऐसा हॉब्स का मानना है। नैतिकता संबंधी समस्त विचार राज्य की स्थापना के बाद ही अस्तित्व में आते हैं और इस बारे में नैतिकता का मापदंड स्वयं संप्रभु द्वारा तय किया जाता है। इस दृष्टि से हॉब्स मानता है कि संप्रभु को विचार अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति प्राप्त है।
हॉब्स का मत है कि मनुष्य के कार्य उसके विचारों के अनुसार होते हैं। हॉब्स ये भी मानता है कि संप्रभु को उन सब विचारों को नियंत्रित करने का पूर्ण अधिकार है। हॉब्स के सिद्धांत का मूल्यांकन भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत की हम 2-3 बिंदुओं पर आलोचना कर सकते हैं। जैसा प्रथम, सिद्धांत में विरोधाभास है। चूँकि हॉब्स ने एक तरफ संप्रभु को असीमित व सर्वोच्च शक्ति प्रदान करी है, किंतु उसी के साथ साथ उसका मत है कि व्यक्ति ने आत्मरक्षा की प्राप्ति के लिए ही समझौता किया है, और यदि संप्रभु व्यक्ति के इस प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति को संप्रभु के आदेशों का उल्लंघन करने का अधिकार है। वह इस वस्तुतः इस स्थिति में हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। दूसरी कमी के रूप में कि हॉब्स का यह सिद्धांत अव्यावहारिक सिद्धांत है, क्योंकि व्यवहार में कोई भी संप्रभु इतनी अधिक असीमित, निरंकुश व अमर्यादित शक्तियों का प्रयोग नहीं करता जितनी शक्तियाँ हॉब्स ने बताई हैं। और वर्तमान युग में लोकतांत्रिक राज्यों में हॉब्स की यह कल्पना किसी भी संप्रभु के अस्तित्व में दिखाई नहीं देती है। तीसरी कमी जो दिखाई देती है वह है शक्ति व भय पर आधारित सिद्धांत। हॉब्स ने संप्रभु को सर्वोच्च शक्ति संपन्न शासक माना है और संपूर्ण जन समूह उसके भय के कारण उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वस्तुतः हॉब्स का यह विवरण राज्य में व्यक्ति के संबंधों का आधार शक्ति और उससे उत्पन्न भय को मानता है, किंतु वास्तव में इस प्रकार का कोई भी संबंध न तो राज्य में एकता की स्थापना कर सकता है और न राज्य को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत की उपरोक्त आलोचनाओं का एक सीमित महत्व है, क्योंकि स्वयं हॉब्स ने यह स्वीकार किया है कि व्यवहार में संप्रभु इन सब शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। वस्तुतः हॉब्स का उद्देश्य यह बताना है कि एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु के अभाव में एक राजनीतिक समाज को अराजकता से नहीं बचाया जा सकता है, अथवा जब कोई समाज राजनीतिक विघटन, अशांति तथा अराजकता के दौर से गुजर रहा हो तो ऐसे समाज में एक आदर्श के रूप में संप्रभु के पास असीमित व सर्वोच्च शक्ति होनी ही चाहिए, और केवल तभी संप्रभु एक सामान्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। उपरोक्त आधार पर हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत भविष्य के विकसित राज्यों के लिए एक आधार स्तंभ साबित होता है। धन्यवाद।